अगर देखा जाए तो ये महायुद्ध है इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, यानी कि ट्विटर और थ्रेड के बारे में। ये दोनों के आमने सामने वाला महासंग्राम, ट्विटर वर्सेस थ्रेड, मार्क जुकरबर्ग वर्सेस इलॉन मस्क, इसे कई सारे वीडियो मिलेंगे। पर ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपको बहुत ही कम वीडियोज में मिलेगी, या तो मैं कहता हूँ 0 से लेके 1% वीडियोज के बीच में ही मिलेगी, 1 से ज़्यादा भी नहीं कह सकते। तो इलॉन भाई जी भी फुल बाय फॉर्म में छाती छोड़ के बोला वेगस ऑक्टोबर, ये महायुद्ध यही खत्म नहीं होता। आपको लगा होगा कि ये महायुद्ध यही खत्म होगा, पर इस महायुद्ध को एक नया शुरुआत भी कह सकते हैं कि इधर से एक और बड़े महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि दोनों आपस में काफी बार भिड़े, पर इतनी बड़ी भिड़ंत उनमें कभी हुई नहीं। तो नमस्ते गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे मन पसंदीदा चैनल में, डायमंड बॉक्स स्टूडियो में, जो आपको फाइनेंस का गुरु बनाएगा, आपको फाइनेंस की नॉलेज देगा और आपकी फाइनेंस की जो फंडे है, जो फाइनेंस के कंसेप्ट है, वो आगे लेके जाएगा। मैं हूँ आप सभी का प्यारा दोस्त, अपना एक नॉलेज वाला बंदा जो आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज देगा, सोमेश कदम। और आज हम आपके लिए लाए एक ऐसा तगड़ा टॉपिक जो आप देखकर एकदम हैरान हो जाओगे और जो मार्केट में फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और उस टॉपिक के बारे में आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया पे उन सबको उस टॉपिक के बारे में पता है। वो ऐसा टॉपिक आज आपके लिए लाए हैं, आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो टॉपिक का नाम है आपके सामने स्क्रीन पर, टॉपिक है सोशल मीडिया महायुद्ध, सोशल मीडिया महायुद्ध। और इस युद्ध के बारे में आजकल के बच्चे के मुंह पर चर्चा है कि ये महायुद्ध आखिर है क्या। और ये अगर देखा जाए तो ये महायुद्ध है इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, यानी कि ट्विटर और थ्रेड के बारे में। ये दोनों के आमने सामने वाला महासंग्राम, और इस महासंग्राम के बारे में आज हम जानेंगे पूरा A to Z, यानी कि पूरा कहाँ से जड़ से जानेंगे, ऊपर के फल तक जानेंगे कि जड़ से शुरुआत कहाँ हुई इस महायुद्ध की, और ये महायुद्ध आज किस लेवल पर चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर अभी आप देखते हो अपने स्क्रीन पर, तो आपको समझेगा कि ये जो महायुद्ध है, तो इस महायुद्ध के पीछे, इसको महायुद्ध कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इससे एक सिंपल युद्ध क्यों नहीं कहा हमने, इसे महायुद्ध क्यों कहा। तो उसके पीछे कई सारे रीजंस है, अभी आपको समझेगा आपकी स्क्रीन पर कि ये ना सिर्फ एक बिजनेस वॉर है। बिजनेस वॉर यानी क्या कि इसका शाम का एक बिजनेस, राम का एक बिजनेस, और दोनों के बिजनेस के बीच में चल रहा है एक मतलब टक्कर, आमने सामने वाली टक्कर। जैसे कि आज जेठालाल का मोबाइल का दुकान है, कल आयर ने मोबाइल का दुकान खोल लिया, तो दोनों के सामने और अगर सामने एक दूसरे के अपोज को खोल लिया तो वो होगा एक बिजनेस वॉर। तो ना ये सिर्फ बिजनेस वॉर है, ना ये सिर्फ पैसों का वॉर है। ये देखो अभी दोनों भी जो इन्वॉल्व है बैटल में, मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क, दोनों भी काफ़ी तगड़े पैसे वाले बंदे हैं। यानी कि फोर्ब्स लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो इलॉन मस्क है, और मार्क जुकरबर्ग भी टॉप 10 में आते। तो आपको ये दिमाग में रखने की बात है कि ये ना ही सिर्फ पैसों का वार है, क्योंकि पैसा तो दोनों के पास काफ़ी पड़ा हुआ है, तो ना ही ये सिर्फ पॉपुलैरिटी का वार है। आपको लग रहा होगा कि ये पॉपुलैरिटी का वार हो सकता है कि मार्क जुकरबर्ग को पॉपुलैरिटी चाहिए या फिर इलॉन मस्क को पॉपुलैरिटी चाहिए, तो ना ये सिर्फ उस चीज़ का भी वार है, ये उससे कई ज़्यादा बढ़कर है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ना ही ये सिर्फ जुडिशियरी वॉर है, ना ही एक ऐसा वॉर है कि सिर्फ कोर्ट के रिलेटेड वॉर होगा या फिर जो जुडिशियल लॉज है उसके हिसाब से वॉर होगा, ना ही ये सिर्फ उतने ही लिमिट तक वॉर है। ये वॉर है उस क्राउन का, जो सोशल मीडिया का क्राउन है, जो किंग कहलाना चाहेगा सोशल मीडिया का, जिसके पास मोनोपोली चाहिए सोशल मीडिया की, जिसको मार्केट में सोशल मीडिया का क्राउन चाहिए, सरताज चाहिए क्राउन, उसके लिए ये वॉर है। और इस वॉर की कीमत आप मतलब हम जैसे कॉमन इंसान जो है, जो मैं हूँ, आप हूँ, या फिर कई सारे बाकी जो नॉर्मल स्केल पे काम करते हैं, तो उनके लिए इस वॉर की इतनी अहमियत नहीं है। पर जो ये वॉर है उसका अगर आप डीपली देखोगे ना, तो आज आपको ये वीडियो के द्वारा आपको समझेगा कि ये कितना बड़ा लेवल का वॉर है और ये इतना बड़ा क्यों है, उसके बारे में आपको समझेगा। तो अभी शुरू करते हैं पूरे बेस के कहानी से कि मार्क जुकरबर्ग आखिर है कौन। तो जिन लोगों को पता नहीं होगा, मार्क यानी मार्क जुकरबर्ग, तो मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया प्रिंस है। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास सोशल मीडिया की हर एक चाबी है, जो सोशल मीडिया का ताला है, उस हर एक ताले की चाबी मार्क जुकरबर्ग के पास है। तो अगर अभी आप देखोगे तो उनके तरकश में तीर देखिए आप कौन कौन से। इंस्टाग्राम,
जो इंस्टाग्राम है वो मार्क जकरबर्ग के तर्कश में एक तीर है। दूसरा है फेसबुक, जो उन्होंने सबसे पहले ढूंढा था फेसबुक, वो तीर उनके पास है मार्क जकरबर्ग के पास। और व्हाट्सअप जो उन्होंने एक्वायर कर लिया अपने बिजनेस में, वो तीसरा एक तीर है उनके पास। और ऐसे कई सारे जो तीर है, कई सारे जो आप कह सकते हो स्टार्टअप है, वेंचर्स है, उनको कैप्टिवेट किया है मार्क जकरबर्ग ने। तो ये बंदा सोशल मीडिया का फिलहाल में चल रहा प्रिंस है। क्यों इसे प्रिंस क्यों कही, किंग क्यों नहीं कहा, तो प्रिंस बोलने के पीछे एक वजह है कि मतलब और भी सारे कई बिजनेस है मार्केट में, पर जो प्रिंस है, जो किंग की दावेदारी रखता है, वो मार्क जकरबर्ग है। तो इसके लिए मार्क जकरबर्ग को प्रिंस कहा गया है, सोशल मीडिया का प्रिंस। इन्होंने फेसबुक फाउंड किया था, मतलब जब भी आजकल के बच्चे रील देखने में जुड़े हुए, शॉर्ट्स देखने में जुड़े हुए, उस समय मार्क जकरबर्ग ने अपने पापा को ऐप बना के दिया था। अपने पापा को ऐप बनाया और 3 बंदों के साथ मिलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ के भी एक एप्लीकेशन बनाई जिसे हम आज फेसबुक कहते हैं। और मतलब वो समय पे, जिस समय पे लोगों के पास नॉलेज नहीं था, उस समय में ये ऐप बनाने में जुटे थे। और अभी जैसे ट्रेंड बढ़ता गया तो उन्होंने आजकल के यूथ का सबसे प्यारा और पसंदीदा ऐप यानी कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, जो मतलब ऐसे आप कहोगे कि व्हाट्सअप ऐसी एक चीज़ है कि 4th नीड है। जैसे लाइफ के 3 बेसिक नीड्स होते हैं, वैसे आजकल व्हाट्सअप 4th नीड बना हुआ है। और लास्ट में बताएंगे कि मतलब जो फेसबुक में जो स्टोरीज, जो रील्स होते हैं, वो जो ट्रेंडिंग पे चलते हैं, तो उनके फाउंडर भी ये खुद है मार्क जकरबर्ग। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा आदमी है। और आज अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे जो बंदा दिखेगा, उसके बारे में तो हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को, हर एक आदमी को पता है। आपके सामने है अपने इलॉन भैया जी यानी कि द चाचा चौधरी के दिमाग से भी ज़्यादा तेज दिमाग वाले, यानी कि अपने द टेक्नोलॉजी मास्टरमाइंड। अभी इलॉन भैया जी को ये ऐसा कहने की मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि इलॉन भैया जी के पास जो दिमाग है ना, वो बहुत तेज चलता है। आप सुपर कंप्यूटर कह सकते हो इन्हें, क्योंकि इनके दिमाग में हर एक वो चीज़ चलती है जो फ्यूचर में आने के पोटेंशियल रखती है। जैसे कि आप जान लो अभी स्पेस में जितना कामकाज चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इलॉन भैया जी स्पेस में भी मतलब तगड़ा ये रखते हैं, मतलब स्पेस के एक्सप्लोरेशन का नॉलेज। फिर जो आता है वो ट्विटर, ये उनकी एक्वायरिंग की स्टोरी भी आपको आगे बताऊंगा ट्विटर की, कैसे उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया और उन्होंने ट्विटर को एक्वायर करके क्या मास्टरमाइंड दिमाग चलाया। और लास्ट में न्यूरालिंक, और ऐसे कई सारे कंपनीज है। न्यूरालिंक यानी जो मतलब इंसान का जो दिमाग है, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करती है कि रोबोट्स बनाना या फिर ऐसे एल्गोरिदम्स बनाना जो ह्यूमन दिमाग सोच के बाहर हो, ह्यूमन दिमाग के। तो ये फाउंडर और सीईओ टेस्ला के, जो टेस्ला यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है, उनके फाउंडर, इलेक्ट्रिक कार जो चलती है, या वापस फिर जो रेवोल्यूशन आया अपने इसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उनमें वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने पायोनियर का काम किया। उसके बाद जो एडवांसमेंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन के, उसमें भी उन्होंने हाथ जुटाया और उनकी कंपनी खोली है खुद की, स्पेसएक्स की। और न्यूरालिंक यानी कि जो ह्यूमन के दिमाग पे काम करने वाले ब्रांच है उनकी। तो हमें ये समझेगा कि आखिर इस महायुद्ध में जो शुरुआत हो गई, इस महायुद्ध की जो मतलब चिंगारी थी वो क्या थी। तो द बिगिनिंग ये आपके लिए आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको देखना पड़ेगा कि इस जो महायुद्ध है उसकी जड़ क्या है, मतलब क्या चीज़ थी जिसने लोगों मतलब उन दोनों के बीच में एक महायुद्ध को जन्म दिया। और ये जो महायुद्ध अभी ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर हर जगह, हर सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उस महायुद्ध के पीछे की वजह क्या है और उसकी शुरुआत की जो मतलब कहते हैं ना घड़ी, हर एक चीज़ की शुरुआत की कुछ घड़ी होती है। जैसे रामायण में रावण ने माता सीता को उठा कर लेके गए थे, तो वो एक चिंगारी थी। तो उसी तरह इस महायुद्ध की जो चिंगारी है, वो चिंगारी क्या है, तो वो अगर देखने जाएंगे तो अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। और ये चीज़ है मतलब जो आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, मतलब ऐसे ट्विटर वर्सेस थ्रेड, मार्क जुकरबर्ग वर्सेस इलॉन मस्क, ऐसे कई सारे वीडियो मिलेंगे। पर ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपको बहुत ही कम वीडियोस में मिलेगी, या तो मैं कहता हूँ 0 से लेके 1% वीडियोस के बीच में ही मिलेगी, 1 से ज़्यादा भी नहीं कह सकते। तो ये स्टोरी है स्पेसशिप और 2018 की। तो उस स्टोरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ स्पेसशिप थ्योरी क्या है कि
जब भी मार्क जुकरबर्ग फेसबुक ओन करते थे और इलॉन मस्क अपने स्पेसएक्स का काम हाई लेवल पे चला रहे थे, तो उस समय मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, उनकी जो फेसबुक की अपनी ये थी सैटेलाइट, तो उस सैटेलाइट को इलॉन मस्क के स्पेसशिप में लॉन्च करना चाहते थे वो स्पेस में। तो उस समय लफड़ा हुआ, तो क्या हुआ, तो वो क्या हो गया कि जो मतलब अपने मार्क जुकरबर्ग भैया जी की ये थी अपनी सैटेलाइट, तो उस पर उन्होंने खर्चा किया था $200 मिलियन का, और अपने इलॉन मस्क जी ने खर्चा किया था $62 मिलियन का। तो अभी देखने की बात यह है कि दोनों ने इतना खर्चा किया, पर अंत में वो जब उन्होंने वो सैटेलाइट लॉन्च की स्पेस में, तभी क्या हो गया कि वो जो ये था अपना क्या बोलते हैं, मतलब जो स्पेसशिप थी ना, वो स्पेस में पहुंचने के पहले ही ब्लो हो गई। मतलब बीच में कहीं तो भी वो स्पेसशिप में कुछ तो भी टेक्निकल एरर या फिर कुछ ग्लिच आ गया और वो स्पेसशिप फेल हो गई, यानी कि दोनों का नुकसान हो गया। अभी जुकरबर्ग भैया जी का हो गया 200 मिलियन का नुकसान और इलॉन मस्क भैया जी का हो गया 62 मिलियन का नुकसान। तो दोनों के 200 और 62 मिलियन के नुकसान हो गए। अभी बात देखने की ये है कि जुकरबर्ग भैया जी जो थे वो अपने एकदम शांत, उन्होंने उतना उसका बवाल नहीं किया, क्योंकि वैसे भी उनको लॉस हुआ था। कि बड़े लोग जो होते वो अपने चीज़ों का लॉस के बाद बवाल नहीं करते, प्रॉफिट के बाद करते होंगे, लॉस के बाद नहीं करते। और इलॉन भैया जी ने अभी आप देखिए, अगर समझो अगर मेरा 2000 रुपये खोता है, तो मैं उसके पीछे 2000 रुपये के पीछे पूरा दिन मतलब उसके नाराजी में बिताता हूँ। किसी बंदे का 10 रुपये खोता है, भिखारी का चिल्लर खोती है, तो वो उसके पीछे उसका पूरा दिन उसमें ही मतलब वेस्ट करता है। पर इलॉन भैया जी ने क्या किया, उनके $62 मिलियन चले गए, पर वो सोशल मीडिया पे हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे भले? अभी आप सोच सकते हो इसके पीछे क्या होगा, कि उनको मतलब जुकरबर्ग भैया के $200 चले गए, अपने 60 गए, सामने वाले के 3 गुना चले गए। तो उस पे शायद वो हंसी थी, कंफर्म नहीं कर सकते, पर कई लोगों का कहना है कि वो थ्योरी एकदम सही थी। और उसके ऊपर से उन दोनों में वो चिंगारी मतलब जल गई एक दूसरे के सामने। और 2018, अभी ये 2018 की स्टोरी सुन लो। 2018 में एक कैंपेन चला था फेसबुक के खिलाफ, जो कि मार्क जुकरबर्ग भैया जी ओन करते, तो उसके खिलाफ एक कैंपेन चला था, जिसमें क्या हुआ कि जो लोग थे उनके कई लोगों के जो पासवर्ड लीक हुए, या फिर आप कह सकते हो प्राइवेसी कंटेंट था वो लीक हुआ। तो फिर बात उस समय ये क्या हो गया कि इलॉन मस्क जी ने ना जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, उनको सपोर्ट करते हुए फेसबुक के अगेंस्ट चले गए और फेसबुक को बैन करने के प्राइवेसी कंटेंट के इशू के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और तभी अगर कहा जाए सच्ची बात में, तो तभी दोनों के बीच में असली चिंगारी का मतलब शुरुआत हो गई। और ये उनके मतलब ग्राउंड स्टोरी थी, और ये उस चिंगारी की स्टोरी थी, जो चिंगारी उन दोनों के बीच में लग गई। और फिर अभी उसके बाद क्या हो गया, अभी देखा जाए तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। ट्विटर जो था, मतलब ट्विटर जब भी पहले कामकाज करता था, तभी मतलब ये इलॉन मस्क भैया जी इतने इन्वॉल्व नहीं थे ट्विटर में। पर क्या हो गया कि ट्विटर का अभी आप एक चीज़ सुन लो। अगर एक मैं चीज़ कहता हूँ कि अगर समझो एक पूरा एरिया है, अभी समझो एक रीजन है पूरा XYZ रीजन, यानी कि कह सकते हो आप मुंबई पुणे से एक रीजन समझ लो XYZ रीजन। अभी उस रीजन पे अकेला बंदा राज कर रहा है, और मतलब उस बंदे का वो रीजन पे बहुत तगड़ा राज है, नहीं क्या? मतलब सामने का अगर कोई आप समझ लो कोई बड़ा नेता भी आ जाए, तो भी उस रीजन में उसका राज ही चलता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो मतलब इलॉन मस्क जी को ये अच्छा नहीं लगा कि मार्क जुकरबर्ग है वो हर एक सोशल मीडिया पे जो ये था, मतलब हर एक सोशल मीडिया, आप चाहे इंस्टाग्राम ले लो, ये ले लो अपना व्हाट्सअप ले लो, या फिर फेसबुक ले लो, तो ये तीनों फाउंडिंग्स थी मार्क जुकरबर्ग जी की। मतलब 2 एक्वायर कर लिए, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, और फेसबुक जो थी उनकी वो खुद की फाउंडिंग थी। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो पूरा सोशल मीडिया का कंट्रोल था ना, वो मार्क जुकरबर्ग जी के अंडर था। तो इससे इलॉन मस्क को ऐसे लगा कि यार मुझे भी मतलब वो डोमेन में एंटर करना चाहिए सोशल मीडिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक अकेला बंदा पूरे सोशल मीडिया पे राज करे। और अगर वो एंटर नहीं करते ट्विटर पे, तो मार्क जुकरबर्ग आने वाले समय में ज़रूर ट्विटर लेते थे। उनके दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी चलती है, और वो भी उनके दिमाग में भी प्लान चला होगा कि यार कुछ ना कुछ करके आज मतलब आने वाले समय में ट्विटर भी एक्वायर कर लेंगे, जैसे इंस्टाग्राम किया, जैसे व्हाट्सएप किया। यानी कि तीनों जो तीर है, जो मेन तीर है, जो
चारों, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और ट्विटर, 3 तीर तो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए और ये लास्ट का तीर बचा था ट्विटर। पर इलॉन भैया जी ने बहुत तेजी वाला दिमाग चलाया। उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने धीरे धीरे करके ट्विटर के जो शेयर्स है वो एक्यूमुलेट करना शुरू किया। यानी पहले 1% शेयर ले लिए ट्विटर के, फिर जैसे लोग बेचते गए वैसे बड़ा बड़ा के उन्होंने 9% तक अपनी होल्डिंग बढ़ा ली ट्विटर में, जो कि मतलब उस समय मतलब जो अगर कंपेयर किया जाए बाकी शेयर होल्डिंग लोगों के मतलब जो पैटर्न है उसके हिसाब से, तो सबसे बड़ी यानी सबसे मतलब ज़्यादा शेयर जो कोई होल्ड करता था तो वो इलॉन मस्क थे। और उसके बाद आते थे सऊदी के जो प्रिंस वगैरह है, सऊदी की जो फैमिली उनके आते थे, पर सबसे ज़्यादा आते थे इलॉन मस्क के। तो इन्होंने क्या दिमाग चलाया कि इन्होंने ट्विटर एक्यूमुलेट करना चाहा। इन्होंने लोगों को भी इन्फॉर्म किया ट्विटर के द्वारा कि जो ट्विटर पे अभी जो मतलब जो पब्लिक को राइट है, डेमोक्रेसी चलती है, वो कुछ अच्छी नहीं है ट्विटर के लिए, उसमें कुछ चेंज लाना पड़ेगा थोड़ा। और मेरे दिमाग में ऐसे कई सारे प्लान्स है जो ट्विटर को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते। तो उस हिसाब से उन्होंने एक्वायर करते करते गए और उन्होंने ट्विटर को डील दे दी, $44 बिलियन की डील दे दी ट्विटर को। और ट्विटर ने मतलब पहले तो उसमें भी काफ़ी सारी ट्रेजेडी हो गई और ये पूरा खेल चला 14 अप्रैल 2022 से 27 अगस्त 2022 तक। ये जो जोन था ना उस समय इतना खेल चला ना, यानी कि हर एक टॉपिक ट्रेंड पे होता था। जैसे कि अभी उन्होंने एक फॉर्मूला लाया, पॉइजन डील। अभी जो इलॉन मस्क के शेयर थे वो क्या करने वाले थे, शेयर कैपिटल को मतलब बढ़ाने वाले थे ताकि और शेयर्स ट्विटर के मार्केट में आ जाए और इलॉन मस्क जी के जो होल्डिंग है, परसेंट होल्डिंग, वो और कम हो जाए और वो कंप्लीटली ओन ना कर पाए ट्विटर को। तो गाइस आपको बताऊँ ये पूरा खेल चला 14 अप्रैल से 27 अक्टूबर 2022 तक। ये पूरा ऐसा रेंज था जिस समय हर एक कोई भी न्यूज़ जो आती थी ट्विटर के मतलब ट्विटर के पल्ले में से आती हो या फिर इलॉन मस्क जी के साइड से आती हो, तो वो न्यूज़ पूरी ट्रेंडिंग पे होती थी, ट्विटर पे हो या फिर दूसरा कोई भी सोशल मीडिया हो। जैसे आप पकड़ लो एक पॉइजन डील की न्यूज़ आई थी, जो ट्विटर मतलब करने वाला था एक प्लान कि वो एक्स्ट्रा शेयर्स लाने वाला था मार्केट में ट्विटर के, जो ट्विटर का जो मैनेजमेंट है वो, क्यों, ताकि इलॉन मस्क की जो शेयर होल्डिंग है परसेंट वो कम हो जाए और मतलब वो डायरेक्टली ओन ना कर पाए ट्विटर को। पर इलॉन मस्क भैया जी भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले हैं। आपको मैंने पहले भी बोला था उनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। तो उन्होंने डायरेक्टली 44 बिलियन की ऑफर दे दी, $44 बिलियन, यानी कि 44,000 करोड़ डॉलर्स में बोल रहा हूँ इसको। अगर आप उस समय 80 के अराउंड चल रहा था डॉलर, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी, यानी कि कितनी बड़ी डील थी। और उस समय की वो बहुत बड़ी डील थी, सबसे बड़ी डील थी। और ये सब ट्विटर पे ट्रेंड में चल गए कि ये जो डील के बारे में था। आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो ट्वीट आ रहे हैं, तो वो मतलब पूरा ट्विटर उससे ही भरा हुआ था कि इलॉन भैया, इलॉन भैया, इलॉन भैया। सबके मुंह पे एक ही नाम था, इलॉन भैया। सब उनको प्रेज भी कर रहे थे, सब उनके कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे बेवकूफ़ी, इलॉन भैया ट्विटर ले रहे इतना महंगा। किसी लोगों ने तारीफ की कि इलॉन भैया अभी आ गए सोशल मीडिया के बिजनेस में, अभी ये होगा बहुत बड़ा मतलब महासंग्राम होगा। कई रिसर्चर्स ने ये प्रेडिक्ट किया था और वो महासंग्राम आज हो रहा है, मतलब अगर असली बात में देखा जाए तो। अभी चलते वापस अगली जो स्लाइड है अपनी उस पर चलते और आपको बताते हैं कि वो आगे क्या हो गया। मतलब इसके आगे जब इलॉन भैया ने अपना ट्विटर ले लिया तो फिर आगे उसके बाद मार्केट में क्या हो गया। तो ये स्लाइड है इम्पैक्ट के बारे में। अभी आपको समझेगा इम्पैक्ट जो हुआ, फिर इलॉन मस्क ने ट्विटर ले लिया तो इम्पैक्ट क्या हो गया। तो देखा जाए कि जब भी इलॉन मस्क ने ये लिया, अपना ट्विटर लिया, तो उन्होंने अपने काम को शुरुआत की। तो जब भी शुरुआत की उन्होंने कुछ अतरंगी शुरुआत की। उन्होंने क्या किया, जो ट्विटर के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो मतलब ने क्या, जिन एम्प्लॉयज़ को डिमांड ज़्यादा थी ट्विटर में, तो उनको निकालना शुरू किया। और वो डायरेक्ट बिना कुछ लेटर वगैरह दिए डायरेक्ट ट्विटर पे ट्वीट करते थे कि भाई आज तू फायर है, तुझे निकाल दिया है काम से, अभी तू ट्विटर में काम नहीं करने वाला, ख़त्म। जैसे कि आप जानते हो, आपने इंडिया के जो CEO थे ट्विटर के, पराग अग्रवाल, उनको भी निकाल दिया था इलॉन भैया ने कुछ इसी तरीके से। उनका तरीका अलग था पर काफ़ी मतलब वो तरीका इतना खतरनाक था ना, काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए, काफ़ी लोगों ने उनके तरीके की तारीफ की। वो रही अलग बात। अभी फिर उसके बाद और एक इलॉन भैया ने मतलब ये लाया, डिसीजन लाया मार्केट में। उसमें इलॉन भैया ने क्या किया, जो ट्विटर के कई साल का लोगो था, मतलब जब से ट्विटर फाउंड हुआ था तब से उसके थोड़े बाद मतलब बर्ड का जो लोगो था ये अपने ट्विटर का,
तो इलॉन भैया ने क्या बोला कि क्रिप्टो, इलॉन भैया ने एक तो ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग पे लाया था, और जब से इलॉन भैया ने क्रिप्टो को सपोर्ट किया, क्रिप्टो स्काई रॉकेट हुआ, बिटकॉइन स्काई रॉकेट हुआ, इथेरियम स्काई रॉकेट हुआ, या फिर डॉज ले लो, डॉज कई लोग करोड़पति बन गए, मिलियंस कमा लिए लोगों ने डॉज के पीछे। तो इलॉन भैया ने क्या दिमाग लाया कि वो बोले ट्विटर में जो लोगों में वो जो बर्ड है उसके जगह हम रिप्लेस करेंगे डॉज को। डॉज यानी कि क्या, कुत्ता, मतलब डॉज एक कुत्ते की वैरायटी है, तो उसके हिसाब से हम डॉग के हिसाब से वो लोगो बना देंगे। आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो ये पुराना वाला लोगो ट्विटर का और ये नया वाला डॉज वाला, मतलब वो ऐसा प्लानिंग कर रहे थे। पर उस समय लोगों ने क्या सोचा, भाई इलॉन मस्क मतलब भैया जी आपने बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे, इतना ज़्यादा दिमाग चला रहे कि वो कुछ भी कर रहे हैं अभी बर्ड के जगह पे डॉग, डॉग का क्या सिग्निफिकेंस। तो उन्होंने मतलब लोग भड़क गए इस चीज़ पे, जो लोग भड़के ना गाइस, तो खतरनाक लोग भड़क गए और उन्होंने मतलब पूरा ये कर लिया ट्विटर का। मतलब वो बोले कि भैया जी अभी अगर आपने बर्ड का लोगो डॉज कर दिया तो हम ना ही आपका ट्विटर यूज़ करेंगे, हम दूसरा कुछ ऐप यूज़ कर लेंगे पर ट्विटर पे नहीं आएगी, अगर आप इतनी मनमानी चलाते हो तो। फिर भैया जी ने बोला चलेगा, अभी आप इतने लोग मेजोरिटी में बात कर रहे हो तो चलेगा, नहीं करते चेंज। तो अभी देखा जाएगा इस, तो आपको एक बताऊंगा कि इलॉन भैया जी ने अगला प्लान जो लाया वो लाया ब्लू टिक वेरिफिकेशन वाला। तो भैया जी ने क्या कर दिया, जो इतने साल से ट्विटर की परंपरा चल रही थी कि सिर्फ जो वेरीफाइड लोग हैं, यानी जिनका कामकाज कुछ वेरीफाइड है, सिर्फ उन लोगों को ब्लू टिक दिया जाएगा, जिनका मतलब मार्केट में कुछ नाम हो, जिनका मार्केट में कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, सिर्फ उन लोगों को ब्लू टिक दिया जाएगा। पर इलॉन भैया जी ने क्या किया कि आप भाई हमें कुछ पता नहीं आप कौन हो क्या हो, $8 दे दो, ब्लू टिक आपका। ये इतना बढ़िया स्कीम लाया है इलॉन भैया जी ने मार्केट में। ये ब्लू टिक तो आम के भी नहीं, केले के दाम बिकने लगा ब्लू टिक, और मार्केट में डिमांड बढ़ गई ब्लू टिक की, तो कोई भी आता था ब्लू टिक लेके जाता था। तो आगे क्या हो गया कि एक अभी इसके पीछे एक ट्रेजेडी बताता हूँ, एक जो मतलब घटना हो गई उसके बारे में। अभी ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ये जो ट्वीट है, ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ, रुको, ये जो ट्वीट है नीचे वाला, ये जो नीचे वाला पेप्सी वाला जो ट्वीट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो पेप्सी का आपको दिख रहा है, तो अभी कई लोगों ने आप में से कई लोगों ने जज किया होगा कि ये जो पेप्सी का जो ट्वीट है वो पेप्सी के द्वारा किया गया है, मतलब जो ओरिजिनल पेप्सी का अकाउंट है उसके द्वारा। पर आपको एक बोलता हूँ, ये अकाउंट फेक है, ये पेप्सी का अकाउंट फेक है, और उन्होंने ब्लू टिक वेरिफिकेशन लिया है, बाय किया है $8 दे के, और ये कोक का प्रमोशन कर रहे हैं। अभी आप बोले मेरे को शर्मा जी का सब लोग नाम लेते हैं, शर्मा जी का बेटा देखो, शर्मा जी का बेटा देखो। अगर कल को आके आपको शर्मा जी बोले मेरे बेटे से ज़्यादा पटेल जी का बेटा होशियार है, तो आपको कैसे लगेगा? आप यही सेम खेल हो गया इधर पेप्सी में। तो भैया जी इधर हो गया क्या, पेप्सी ट्वीट कर रहे कि कोक इज़ बेटर, मतलब पेप्सी वाले बोल रहे कि कोक जो बना रहे वो अच्छे, मतलब कोक अच्छा बना रहे, हमारे पेप्सी से अच्छा कोक है। तो इधर ये मार्केटिंग, अगर ये भी मार्केटिंग भी हो सकती है कोक की, मतलब कोक ने भी, आप समझ सकते हो, अभी नहीं बोलूँगा उतना, पर आप ये एक चीज़ याद में रख लो कि ये इधर देखो ये कौन सा स्कैम चल गए, कई सारे स्कैम चल गए, कई सारे लाखों मतलब हज़ारों लाखों फेक लोग आ गए, फेक इलॉन मस्क आ गए मार्केट में। अभी कई लोगों ने अपने ट्वीट के नीचे इलॉन मस्क जी का नाम डाल के कमेंट कर दिया और वो ट्वीट वायरल कर दिए। मतलब वो क्या भाई क्या बोले, अभी ये इतना खतरनाक मतलब स्कैम नहीं बोल सकते, पर इतना खतरनाक सीन हो गया एक वो प्लान के वजह से। सिर्फ वो प्लान क्या था, $8 दो और आपका ये लेके जाओ, ब्लू टिक लेके जाओ। तो ये प्लान के वजह से इतना बड़ा कांड हो गया मार्केट में। और इसके वजह से क्या हो गया, जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स थे कोक, मतलब इसके अपने ट्विटर के, जैसे कोक हो, पेप्सी हो, या फिर और कई दूसरे स्पॉन्सर हो, उनका ट्विटर पे से ट्रस्ट उड़ गया। उन्होंने क्या सोचा, भाई हम इसको इतना पैसा दे रहे, ट्विटर पे एड्स चल रहे हमारे, हम अपने कैंपेन्स रन कर रहे, पर हो रहा क्या है कि मतलब एक अभी रैंडम ट्वीट, अभी इधर रिट्वीट्स देखो कितने आ गई है, ये अर्ली फोटो है, बाद में इसके रिट्वीट्स और ये जैसे वायरल हो गए, इसके रिट्वीट्स बढ़े, वापस इसके लाइक वगैरह ये भी मतलब फेमस हो गया काफ़ी, ये किस्सा काफ़ी फेमस हो गया। तो इससे क्या हो गया, जो मतलब ऑथेंटिसिटी थी, जो ट्विटर के बारे में लोगों का व्यू था कि ट्विटर एक ऑफिशियल ऐप है, इधर कोई ऑफिशियल आएगा, अनाउंसमेंट देगा, या फिर कुछ इवेंट हो उसके बारे में बताएगा, कैंपेन हो उसके बारे में बताएगा, वो पूरा लोगों के दिमाग में पलटी हो गया। अभी ट्विटर, लोगों को क्या लगा, ट्विटर तो इलॉन भैया जी की कठपुतली है, वो चाहे वैसे चला रहे ट्विटर को, मतलब कभी भी आते थे
और इस बंदे को मतलब उसको कुछ बोलना चाहेंगे तो सीधा रोस्ट करते थे। वो भी मतलब इतने बड़े रोस्टर हो गए थे ट्विटर पे इलॉन भैया जी कि उनके रोस्ट देखने के लिए उनके रोस्ट पे रिएक्ट करते थे लोग यूट्यूब पे। अभी बोलो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जो एक बंदा मतलब उसका जो रोस्टिंग का ये नहीं है तो वो रोस्ट कर रहा है, जो रोस्टिंग के डोमेन में नहीं है वो रोस्ट कर रहा है, और वो भी ट्विटर जैसे बढ़िया मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो अभी उसके आगे क्या हो गया, अभी ये सब इतनी चीज़ें हो गई, लोगों के दिमाग में इतना सब बैठ गया इलॉन भैया जी के बारे में, उनका ट्रस्ट धीरे धीरे उतरने लगा। तो ये फेज़ था प्लानिंग का। और इस प्लानिंग के फेज़ में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो प्लानिंग का फेज़ था वो योजना यानी प्लानिंग का फेज़, उसमें क्या हो गया, अपने जो मतलब फेसबुक के ओनर हो या फिर मतलब अपने मेटा के ओनर हो, उनके दिमाग में ज़रूर एक चीज़ आई होगी, उन्होंने एक प्लान तो ज़रूर बनाया होगा कि यार अभी अपने पास एक बहुत बढ़िया समय क्यों, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि अभी अगर इलॉन भैया जी अपने खिलाफ उतरे तो वो कुछ ना कुछ बड़ा कांड ज़रूर करेंगे। अगर वो मतलब बड़ा कुछ कर देते तो आपने जो सोशल मीडिया में जो उनकी मतलब डोमिनेंस था, उनकी जो मोनोपोली थी, वो उसको कुछ ना कुछ ठेस पहुंच सकती है। तो उन्होंने प्लान ज़रूर किया होगा कि अभी अगली चाल क्या चले, क्योंकि मार्केट पूरा इलॉन भैया जी के खिलाफ जा रहा है, तो अपने को अगली चाल क्या चलनी है जिससे हम मतलब पूरा बाजी हमारी तरफ ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अपने पास बाजी ला सकते हैं पूरे, और हार कर जीत सकते हैं, हार कर भी नहीं जीत कर जीत सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान उन्होंने ज़रूर, ये सप्रेस प्लान था, ये प्लान जो था उन्होंने किया वो सप्रेस था, इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वो प्लान क्या लाया है। उन्होंने बैकएंड में थ्रेड पे काम चालू कर दिया। थ्रेड यानी कि क्या, जो अभी आप देख रहे हो जो हर जगह ट्रेंड पे चल रहा है, थ्रेड यानी इंस्टाग्राम यानी मेटा का ऐप, जो मतलब इंस्टाग्राम के द्वारा लिंक किया जाता है और एक ट्विटर को राइवल है। और ये खुद मार्क जुकरबर्ग भैया जी ने कहा पब्लिक को कि ये जो ऐप है ये ट्विटर का राइवल है, ओपनली कहा, ओपनली मतलब डायरेक्ट मुंह पे कह दिया ट्विटर पे कि ये जो ऐप है वो राइवल जैसे काम करेगा ट्विटर के। और डायरेक्ट, और इस प्लान की खास बात क्या कहनी होगी कि जुकरबर्ग भैया जी ने इस प्लान में जो दिमाग लगाया ना वो काफ़ी मतलब एकदम सिंपल प्लान है, पर आप उसके डेप्थ में जाओगे ना आपको समझेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, सप्रेस प्लान यानी क्या कि जो प्लान है उसके बारे में किसी को पता नहीं लगने देना। आपको एक कहावत ज़रूर याद होगी जो आपने बचपन में सुनी होगी, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर लाउडर नॉइज देन द फील्ड वेसल्स। तो उसके हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ, यानी कि क्या, जो मतलब जिस चीज़ के बारे में अगर आपको आपके विरोधी को पता नहीं होगा ना, वो चीज़ आप मतलब आपके पास वो जो उस चीज़ का जो फ़ायदा उठाने के चांसेस है वो ज़्यादा है, और आप उसको टक्कर दे सकते हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं आप क्या करने वाले हो। अगर पता ही नहीं होगा तो वो आपके खिलाफ अगली साजिश क्या रचेगा, या फिर आपके लिए वो अगला प्लान क्या लाएगा, उसे पता ही नहीं है आप क्या करने वाले हो। तो यही आइडियोलॉजी मार्क जुकरबर्ग ने फॉलो की, और इसको कहते हैं बिजनेस मास्टरमाइंड, जो दूसरे बिजनेस मास्टरमाइंड के साथ माइंड से खेला। तो अभी देखिए उन्होंने ना ही कुछ न्यूज़ दी ना ही कुछ अर्ली। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ट्विटर के मतलब ये अपने इसके जुकरबर्ग भैया जी के जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ हूँ। तो उधर मतलब क्या था कि न्यूज़ भैया जी रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ डालते थे कि आज हमने ये मशीन लर्निंग के मॉडल के बारे में ये मतलब नहीं क्या कामकाज किया, और आगे अपना मशीन लर्निंग का मॉडल आने वाला है, ये नया फीचर आ रहा है इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में ये नया फीचर आ रहा है, इसी देश में लॉन्च हो गया। पर उन्होंने थ्रेड के बारे में एक भी वार्निंग नहीं दी, एक सिग्नल भी नहीं दिया कि आप मतलब वैसे कुछ तो भी सिग्नल देते थे। अभी वो कुछ भी फीचर लाते हैं ना नया, तो ब्रॉडकास्ट चैनल पे उसके कुछ ना कुछ हिंट तो होती है, पर उन्होंने ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी कुछ हिंट नहीं उसकी कि वो थ्रेड ला रहे हैं मार्केट में। उन्होंने डायरेक्ट नो न्यूज़, नो इवेंट, नो सिग्नल, नो एनीथिंग, उन्होंने डायरेक्ट पब्लिक ड्रॉप कर दिया उस मतलब जो ये था अपना थ्रेड को डायरेक्ट पब्लिक में ला दिया, डायरेक्ट पब्लिक ड्रॉप, विषय क्लोज। उधर ही उन्होंने बहुत खतरनाक दिमाग लगाया और पब्लिक ड्रॉप कर दिया। इससे क्या हो गया, जो अपने इलॉन भैया जी थे जिनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है, तो उस दिमाग को उन्होंने समझने ही नहीं दिया कि सामने वाला चाल क्या रच रहा है, सामने वाला क्या अपने दिमाग में खेल खेल रहा है मतलब उनको हराने के लिए। तो अगर अभी एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, अगर उन्होंने कुछ सिग्नल वगैरह या कुछ दिया होता
अगर समझो मतलब मार्क जुकरबर्ग भैया जी बोलते थे कि हम एक नया चीज़ ला रहे हैं, ऐसे कुछ तो भी हिंट देते थे, तो इलॉन भैया जी के दिमाग में ज़रूर ये चीज़ आती थी और वो उस चीज़ के बारे में मतलब कुछ ना कुछ काउंटर अटैक करते थे। मतलब अगर समझो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर इलॉन भैया जी ऐसे बोलते थे कि अगर उनको पता चलता था कि थ्रेड आने वाला है, तो उनके एग्जांपल के हिसाब से ले लो कि अगर समझो जो लोग ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग मतलब थोड़े टाइम के लिए मतलब उनको 3 या 6 महीने के लिए वेरिफिकेशन बैच जो है वो कुछ स्टेप्स करने के बाद फ्री मिलेगा। तो इससे क्या होता था, जो पब्लिक जो आने वाली थी थ्रेड पे वो थोड़ी कट ऑफ होती थी और थ्रेड में पूरी पब्लिक नहीं आती थी। मतलब जितना ज़्यादा अभी सपोर्ट मिल रहा है थ्रेड को उतना मिलता नहीं था, क्योंकि इलॉन भैया जी ने काउंटर चाल चली थी। लोग ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव होते थे क्योंकि उनको वहाँ पे थोड़े समय के लिए, थोड़े क्या मतलब उतने समय के लिए, कुछ ना कुछ समय के लिए एटलीस्ट फ्री तो मिल रहा है वेरिफिकेशन बैच, और वो उसका यूज़ करने के लिए ट्विटर पे ट्वीट वगैरह मतलब वो कामकाज बढ़ाते थे। तो ये मतलब उनको इस चीज़ों से रोकने के लिए, उनको काउंटर अटैक से रोकने के लिए इन्होंने सप्रेस अटैक का काम किया। तो जो अगला फेज़ है गाइज, उसे देखकर आप हैरानी आपको नहीं होगी, क्योंकि वो फेज़ है वॉर का, यानी महायुद्ध का फेज़ है। इसमें आपको युद्ध के बारे में समझेगा, आखिर युद्ध हुआ तो कैसे हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ और कैसे सब चीज़ें हो गई। तो ये अगर देखा जाए सबसे पहला फेज़ तो वो था ट्विटर के, मतलब ट्विटर जो महायुद्ध हुआ वो हुआ ट्विटर पे। ट्विटर पे कैसे कि एक आपको ये दिखाता हूँ, ट्वीट्स का महायुद्ध हुआ। ये ट्वीट्स के मतलब जो ट्वीट्स थे, इनकी तरफ से ट्वीट आ गए, उनकी तरफ से ट्वीट आ गए, दोनों की तरफ से ट्वीट आ गए और इस ट्विटर द्वारा महायुद्ध शुरू हो गया। अभी ये ट्वीट में आप देख सकते हो कि अपने इलॉन भैया जी ने कहा है कि मतलब जो बंदे अर्थ के, उनको मतलब वो ऐसे नहीं चाहते कि वो मार्क जुकरबर्ग जी के थंब के नीचे दबे रहे और पूरे सोशल मीडिया का डोमिनेंस मार्क जुकरबर्ग जी ले ले। तो वो ये नहीं चाहते कि उन्होंने ऐसे ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। आपको तो मैंने पहले भी बोला कि उनकी आदत है खुले में डायरेक्ट ट्विटर पे रोस्ट करना। कोई बंदा हो जो उनको कुछ चीज़ पसंद आ गया हो, वो ट्विटर पे रोस्ट करते हैं। अभी उनको रिप्लाई क्या आया, बेटर बी केयरफुल इलॉन मस्क, आई हर्ड ही डज जुजित्सु नाउ। मतलब वो उस बंदे ने क्या कहा, फ्रैंकन बीन्स ने, कि अभी मतलब प्रैक्टिस करते जो आपने ये क्या मार्क जुकरबर्ग भैया जी है, उनको जिजुत्सु यानी आप ताइक्वांडो ले लो, कराटे ले लो, उनको मार्शल आर्ट वो उस चीज़ उनको आती है, वो प्रैक्टिस करते। पर इलॉन भैया जी ने क्या कहा, आई एम अप फॉर अ केज मैच इफ ही इज लोल। मतलब यानी क्या, अगर मार्क जुकरबर्ग भैया जी तैयार है केज मैच के लिए। केज मैच यानी क्या, पिंजरे के अंदर का सामना, आमने सामने भिड़ना, और आप जिसे कहते हैं झगड़े, लफड़े यानी झगड़े, आपने जो इलाके में अपने सिंपल भाषा में कहा जाए तो झगड़े। तो वो इलॉन मस्क भैया जी ने कहा कि अगर वो चाहते, मार्क भैया जी चाहते, तो ये भी तैयार है आमने सामने भिड़ने को। तो फिर उन पे रिप्लाई क्या दिया मार्क जुकरबर्ग भैया जी, इन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। इन्होंने वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और इंस्टा स्टोरी पे डाल दिया। उन्होंने डाला कि सेंड मी द लोकेशन। उन्होंने अपने इलॉन भैया जी को चैलेंज दे दिया कि आप मुझे लोकेशन भेज दो, मैं घुस के मारूंगा। इसे उन्होंने चैलेंज दे दिया, सेंड मी लोकेशन और फाइट कर लेंगे। आपकी इच्छा है ना तो कर लेंगे, अभी आप चाहती हो तो फाइट करना तो कर लेंगे। तो इलॉन भैया जी भी फुल बाय फॉर्म में छाती छोड़ के बोला वेगस ऑक्टेगॉन। वेगस ऑक्टेगॉन यानी क्या, एक मतलब रेसलिंग एरिया है जिधर मतलब UFC वगैरह की फाइट होती है। तो इलॉन भैया जी ने कहा आप आ जाओ वेगस ऑक्टेगॉन, भिड़ लेंगे, देखेंगे जो कौन किसको मारते, देख लेंगे। और ये कह के फिर अगर इतने पे बात नहीं रुकी, अभी अगले फोटो आप देख लो। अभी इसमें आपको ये फोटो में दिखेगा, ये देख लो स्क्रीन पे। क्या समझ, अभी बोला आप इसके बारे में क्या आपका कहना है। मार्क जुकरबर्ग भैया जी ट्रेनिंग ले रहे हैं फाइट की, और इधर इलॉन भैया जी ने भी ट्रेनिंग चालू कर दी। मतलब लड़ाई की तैयारी भी शुरू हो गई। वो लड़ाई के पूरे मतलब जो कोचिंग गुरुज है उनके साथ कोचिंग ले रहे हैं। अभी इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये लोग तैयारी, फाइटिंग भी मतलब उन्होंने पूरी तैयारी की। और इलॉन भैया जी ने ट्वीट भी डाला था कि मैं मतलब वो कोच का नाम था, इनके साथ में फाइट की, मतलब जो अपना ये फाइट की उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो ट्वीट भी डाला था। तो इस पर बात नहीं रुकी गाइज, इस पर और आगे काफ़ी चर्चा हो गई, लेकिन वो अपने कुछ काम की नहीं है। तो
तो अभी हम देखेंगे आउटकम कि ये जो वॉर था उसका नतीजा क्या हुआ, और ये आउटकम था वो क्या सिर्फ मतलब इस युद्ध को ख़त्म करने वाला था या फिर अभी नए महायुद्ध की शुरुआत होगी। ये चीज़ आप भी दिमाग में रख लो, ये महायुद्ध यही ख़त्म नहीं होता। आपको लगा होगा कि ये महायुद्ध यही ख़त्म होगा, पर इस महायुद्ध को एक नया शुरुआत भी कह सकते हैं कि इधर से एक और बड़े महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि दोनों आपस में काफ़ी बार भिड़े पर इतनी बड़ी भिड़ंत उनमें कभी हुई नहीं। और अगर देखा जाए तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है। आप मेरे ये पॉइंट लिख के लीजिए कहीं या फिर आप अपने दिमाग में छपवा लीजिए कि ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है महायुद्ध की। और अभी आगे बढ़ते और आगे देखेंगे हम अभी कि जो नतीजे थे, आउटकम थे, वो कैसे आउटकम थे। अभी देखा जाए तो मंथली एक्टिव यूजर्स माऊ काफ़ी मतलब जो नए लोग हो गए उनको पता नहीं होगा माऊ यानी क्या, मंथली एक्टिव यूजर्स। मंथली एक्टिव यूजर्स यानी क्या, अभी आप ट्विटर ले लो, ट्विटर पे मंथली कितने एक्टिव यूजर्स ट्वीट करते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखते हैं, वो मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, मतलब जिनका मंथ में एक दो बार मतलब एटलीस्ट साइन अप तो होता ही है, मतलब वो चेक इन करते हैं ट्विटर पे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जुलाई 2023 का जो डेटा है, मतलब जुलाई अभी का लेटेस्ट डेटा 7 या 9 जुलाई का है शायद, तो उस डेटा से देखा जाए तो ट्विटर के पास अभी 330 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स है, मतलब एक्टिव मंथली एक्टिव यूजर्स 330 मिलियन। तो ये चीज़ याद रख लो, 330 मिलियन एक्टिव यूजर्स ट्विटर के पास अभी है। पर जो थ्रेड लॉन्च हुआ ना गाइस, 6 जुलाई को थ्रेड लॉन्च हो गया, तो 6 जुलाई के बाद ट्विटर ने थ्रेड ने इतना बूस्ट किया ना मार्केट में कि पूरे जो मार्केट था उसके ग्रोथ रेट में थ्रेड ने काफ़ी खतरनाक मतलब डिलीवरी दे दी अपनी। और अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आप एक स्क्रीन पे ये चीज़ देख लो, ग्रोथ रेट अगर कंपेयर किया जाए, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ स्क्रीन पे, 1 मिनट। हाँ, ये फोटो देख लीजिए स्क्रीन पे, टाइम टेकन टू रीच 1 मिलियन यूजर्स। अभी देख लो ट्विटर को 1 मिलियन यूजर्स रीच होने में लगा 24 महीने, ट्विटर को 24 महीने लगे, और फेसबुक को लगे 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5, इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ। और चैट जीपीटी था, जो लोगों को आजकल के बच्चों को ज़रूर पता होगा चैट जीपीटी, मुझे भी पता है चैट जीपीटी, सबको पता है। चैट जीपीटी आपके हर एक चीज़ का आंसर दे देगा, उसके पास हर एक चीज़ का आंसर है, आपके हर एक क्वेरी का आंसर है। तो चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर्स पहुंचने में लगे 5 दिन। 5 दिन यानी काफ़ी कम हो गए, इनसे कंपेयर करो ना, 24 महीने 5 दिन, इतना कम अंतर है। और उसके बाद आ गया अभी थ्रेड के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि मतलब थ्रेड को 1 मिलियन यूज़र तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा होगा थ्रेड को, कितना? मुझे सिर्फ आपसे यही जानना है कि आपको क्या लगता है थ्रेड को कितना टाइम लगा होगा 1 मिलियन यूजर से रीच करने को। आप अगर नहीं मतलब आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आपके हिसाब से कितना टाइम लगा होगा थ्रेड को 1 मिलियन यूजर रीच करने में। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगर आपने बताया तो मैं मान लूँ, पर मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा आपको, तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कितना उसको मतलब थ्रेड को कितना टाइम लगा 1 मिलियन यूज़र्स क्रॉस करने में। अभी तो कल के हिसाब से मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ट्विटर के थ्रेड के है अभी कितने अपने 90 मिलियन फॉलोअर, 90 मिलियन साइनअप से थ्रेड के, तो अभी वो मतलब 1 बिलियन के अराउंड आ गए थ्रेड। और अभी बात करेंगे कंपैरिजन की, थ्रेड और ट्विटर के कंपैरिजन की। तो थ्रेड में ऐसा क्या नया चीज़ थी जो ट्विटर में नहीं थी? अभी ट्विटर में वीडियो होता था मैक्सिमम लेंथ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट और 20 सेकेंड के ऊपर आप वीडियो नहीं डाल सकते थे ट्विटर पे, उतनी लेंथ थी उसकी मैक्सिमम। और अभी थ्रेड ने जो नया चीज़ लाई, उन्होंने क्या लाया, मार्क भैया ने बोला कि अभी 5 मिनट का वीडियो डाल सकते हो आप। अब ये उन्होंने इससे ज़्यादा उन्होंने उधर लिमिट बढ़ा दिया, उन्होंने बोला 5 मिनट का वीडियो डाल लो आप। चलो, अभी इधर कैरेक्टर लिमिट होता था 280 कैरेक्टर का, यानी आप मैक्सिमम 280 कैरेक्टर ही डाल सकते थे, मतलब आपको एकदम सोच समझ के डालना होगा। इधर लिमिट दे दिए, अरे भैया 280 क्या ले रहे हो, इधर 500 ले लो, आओ जाओ 500 ले लो डायरेक्ट लिमिट। आपको जो आपके मन में इच्छा है वो डाल लो, बहुत बड़ा है अपना ट्विटर, अपना दिल बड़ा है, अपन कैरेक्टर लिमिट कम नहीं रखता। पर एक चीज़ ट्विटर थ्रेड में जो कमी थी वो थी नो ट्रेंडिंग टॉपिक पेज, मतलब उधर ट्रेंडिंग टॉपिक का कोई पेज नहीं था, क्योंकि अभी नए है डेवलपमेंट में, तो वो भी लाएंगे वो धीरे धीरे। पर अभी फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंडिंग टॉपिक का कुछ पेज नहीं है, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में अगर किसी को जानना होगा तो वो नहीं है, फिलहाल नहीं है।
आगे लाएंगे, ज़रूर लाएंगे आगे। और ये इधर क्या, इनके ट्विटर के पास भी है ट्रेंडिंग टॉपिक पेज, जो काफ़ी ज़्यादा चलता है मार्केट में। ट्रेंडिंग टॉपिक पेज वो ट्विटर के पास है, और वो पहले से ही था, मतलब अभी भी है। और उसके बाद जो भाई ये चीज़ जो थी ना, वो मुझे गाइस बहुत पसंद आ गई, और शायद मैं मानता हूँ कि आपको भी ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। वो चीज़ है अपना ये सिंपलेस्ट साइन अप प्रोसेस। ये चीज़ जो है ना, वो काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। अगर आप उसके हिसाब से इधर कंपेयर करो लॉन्ग साइन अप प्रोसेस, इधर क्या होता है भाई जी, आपको ट्विटर का अकाउंट खोलना है, ईमेल दे दो, पासवर्ड सेट करो, नाम सेट करो, फोटो डालो, ये डालो, वो डालो, हर चीज़ डालो। इधर क्या है, आपने थ्रेड डाउनलोड किया, उधर आप देखोगे आपको दिखेगा लॉग इन विद इंस्टाग्राम, दबा दिया, खत्म, बात खत्म। उधर ही आपका पूरा डेटा जो था इंस्टाग्राम का, उससे आप थ्रेड एक्टिव कर दोगे। मतलब एक बटन काम 25। अभी आगे देखोगे तो फिर आगे अपने पास अभी देखा जाए तो अपने पास है द कॉमन मैन क्वेश्चन। कॉमन मैन क्वेश्चन यानी क्या, आपका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, हर एक उस बंदे का क्वेश्चन कि आप आखिर यूज़ करें तो किसे यूज़ करें, ट्विटर या थ्रेड। तो अगर मतलब ज़्यादा लोगों के आप अगर पसंद देखोगे, अभी भी कई लोग सारे मतलब ट्विटर पे जॉइंट है। मैं ट्विटर के बारे में बुरा नहीं कहता, ट्विटर भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर जो उधर इलॉन मस्क जी ने अपना कंट्रोल जो कठपुतली वाला खेल चालू किया था, उन्हें सबक मिलना ज़रूरी था, और ये सबक थ्रेड ने सिखा दिया है उनको। अभी मुझे लगता नहीं कि मतलब इलॉन भैया जी कुछ ना कुछ आटपटी मतलब कदम उठाएंगे, पर एक कॉमन मैन का क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, मैं तो ट्विटर मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म लगता है ट्विटर, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो थ्रेड का यूआई वगैरह काफ़ी सिंपल है। तो थ्रेड को ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं, और मैं भी अभी थ्रेड के मतलब अगर देखा जाए तो पल्ला भी थ्रेड का भारी है, क्योंकि उसके पास जो उन्होंने फीचर्स दिए ना, वो काफ़ी मतलब ट्विटर से बढ़िया है। क्योंकि 5 मिनट का वीडियो, 500 कैरेक्टर की लिमिट, काफ़ी मतलब बढ़िया है। और धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे गाइस, धीरे मतलब अभी मैंने मतलब 1-2 दिन पीछे ही देखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने थ्रेड का ट्वीट डाल दिया, तभी 9 मिलियन यूज़र्स बूस्ट हो गए ट्विटर के, 9 मिलियन यूज़र्स, थ्रेड के 9 मिलियन यूज़र्स बूस्ट हो गए, और 9 मिलियन लोगों ने थ्रेड में साइन अप ऐड कर लिया, मतलब थ्रेड अपने मोबाइल में ऐड कर लिया। तो ये देख लो आपकी मतलब धीरे धीरे वो भी एडॉप्ट कर रहे लोग, थ्रेड पे आ रहे हैं धीरे धीरे लोग, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से थ्रेड है, आपके हिसाब से कॉमन मैन क्वेश्चन का आंसर क्या है, चैट बॉक्स में या फिर कमेंट डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। अभी आगे देख लीजिए, अभी आगे अपने पास है कि अभी इधर तक आप पहुँची हो तो आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी लोगों ने फाइनल तक वीडियो देखा, उन सभी लोगों का, उन सभी बंदों का मैं अपने हाथों से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर एक ना एक दिन फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाओगे। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बोलता हूँ। अपने जो इंडिया में लोग हैं ना, वो ऐसे कई सारी चीज़ें बनाते हैं, पर उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। अपने लोग बाहर के देश के लोगों को ज़्यादा देखते, पर अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप इतने देर तक हमारे साथ बने हुए, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो, अपने जो मतलब करीब के लोग हैं उनको भी बता दो कि मतलब ये महायुद्ध का पूरा किस्सा उनको बता दो। ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो कि महायुद्ध की पूरी डिटेल मिलती है भाई। डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे जाओ, उधर देखो वीडियो, आपको समझेगा पूरा डिटेल्स, मतलब डिटेल में ये महायुद्ध आप उनने अभी कवर किया है। महायुद्ध में कुछ कमी हो गई होगी, कुछ क्वेरीज हो गए आपके, कुछ सजेशन हो गए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो गए, या फिर आप कुछ हमें और कुछ आइडियाज़ बताना चाहोगे, जिन आइडियाज़ पर हम बात करें, तो वो चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। वो चीज़ आपको ज़रूर कमेंट में बतानी है। आपको बताना है हमें कि करना आगे, मतलब आपके हिसाब से आगे और कुछ नया चीज़ें लाना है या फिर आगे कुछ करना है तो। और इधर आप देख सकते हो अपने सब आईडीज़ के नाम है, इंस्टाग्राम आईडी, अपनी यूट्यूब की आईडी, अपनी वेबसाइट और थ्रेड आईडी। थ्रेड पे हम भी आ गए हैं, आप भी आ जाओ थ्रेड पे, और ये पूरे आईडीज़ है, इधर सब ज्वाइन कर लो गाइस। जितने भी बंदे अभी तक फाइनल में पहुँचे, इन आईडीज़ पे ज्वाइन होना, क्योंकि हर एक आईडी पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हर एक आईडी में आप फाइनेंस के बारे में सीखोगे, हर एक आईडी में आपको केस स्टडीज़ केस स्टडीज़ के बारे में बताया जाएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी होगी केस स्टडी तो लाइक ज़रूर करना और अपने लोगों के साथ शेयर करना। और इसी के साथ हम अपना प्रेजेंटेशन ओवर करते हैं और आप सभी का धन्यवाद मांगते हैं। थैंक यू।